भारतीय कार बाजार के इतिहास में साल 2025 एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा जिसने दशकों से चले आ रहे बड़े बड़े दावों और पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से जड़ से हिलाकर रख दिया है। अगर आज के समय में कोई आपसे ये प्रश्न करे कि हमारे देश भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी का नाम क्या है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि 90% लोग बिना एक पल सोचे सीधे टाटा मोटर्स का नाम लेंगे, या फिर कुछ लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ हुंडई का नाम पुकारेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो आपको अपनी जानकारी को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि 2025 के आंकड़ों ने भारतीय ऑटोमोबाइल जगत का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। इस साल बाजार में जो जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला है उसने बड़े बड़े दिग्गजों को उनकी कुर्सियों से नीचे उतार दिया और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। इस बार मैदान में एक ऐसा स्वदेशी खिलाड़ी विजेता बनकर उभरा है जिसने बहुत ही शांति के साथ और बिना किसी बड़े शोर शराबे के टाटा और हुंडई दोनों को पछाड़ते हुए सीधे नंबर 2 के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये न केवल एक बड़ी उपलब्धि है बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग की जीत का एक नया सबूत भी है। आज हम जनवरी 2025 से लेकर नवंबर 2025 तक के उन विस्तृत आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे उद्योग जगत में एक तरह का भूचाल ला दिया है। हम ये विस्तार से समझेंगे कि किस ब्रांड ने कितनी गाड़ियां बेची, कौन सी कंपनी अपनी साख बचाने में कामयाब रही और किसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हालांकि दिसंबर के अंतिम आंकड़े अभी आने बाकी है, इसलिए टाटा, महिंद्रा और हुंडई के बीच ये कशमकश साल के आखिरी दिन तक जारी रहेगी। लेकिन अभी तक की तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। इस सफर की शुरुआत हम उन कंपनियों से करते हैं जो इस वक्त बाजार की इस भयंकर दौड़ में सबसे पीछे खड़ी है और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इस सूची में सबसे नीचे यानी 14वें पायदान पर जीप का नाम आता है। कभी ऑफरोडिंग और मजबूती का दूसरा नाम मानी जाने वाली जीप आज आंकड़ों के जाल में उलझ कर रह गई है। पूरे साल के दौरान जीप की कुल बिक्री का आंकड़ा महज 356 यूनिट्स पर सिमट गया। जरा ठहर कर सोचिए कि जिस ब्रांड का नाम सुनते ही कभी उबड़ खाबड़ रास्ते और ऊंचे पहाड़ों की याद आती थी, आज उसकी हालत ऐसी है कि पूरे भारत में महीने भर में 40 गाड़ियां बेचना भी उसके लिए एक सपना बनता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो जीप की गाड़ियां शोरूम की चारदीवारी से बाहर निकलने का रास्ता ही भूल गई है। इसके ठीक ऊपर 13वें स्थान पर फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रॉन खड़ी है, जिसकी सालाना बिक्री मात्र 6,708 यूनिट्स तक ही पहुंच पाई। सिट्रॉन जब भारत आई थी तो उसने कंफर्ट यानी आराम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था, लेकिन उनसे एक बड़ी भूल यह हो गई कि उन्होंने भारतीय ग्राहकों की नब्ज को सही से नहीं पहचाना। 2025 के इस आधुनिक दौर में भी उनकी कारों के अंदरूनी फीचर्स इतने साधारण थे कि वे किसी को प्रभावित नहीं कर पाए। आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ एक चलने वाली मशीन नहीं खरीदता, बल्कि वो एक ऐसा एहसास चाहता है जिसमें बड़ी टच स्क्रीन हो, स्टाइलिश डैशबोर्ड हो और अंदर बैठते ही एक प्रीमियम लग्जरी का अनुभव हो। सिट्रॉन ने इंजन और सस्पेंशन तो बेहतरीन बनाए, लेकिन फीचर्स के मामले में वे 20 साल पुरानी सोच के साथ चलते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें इन कमजोर आंकड़ों के रूप में भुगतना पड़ा। 12वें पायदान पर निसान का नाम आता है, जिसकी कुल बिक्री 20,702 यूनिट्स रही। निसान की कहानी बिल्कुल उस योद्धा जैसी है जो अपनी पूरी सेना के बजाय सिर्फ एक ही हथियार के दम पर युद्ध जीतने की कोशिश कर रहा हो। आज निसान की पूरी साख केवल मैग्नाइट के कंधों पर टिकी है। किसी भी कंपनी के लिए केवल एक मॉडल के भरोसे इतने बड़े बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन है, और 2025 में निसान को यह कड़वा सच बखूबी समझ में आ गया होगा। 11वें नंबर पर रेनॉल्ट है, जिसने 34,220 गाड़ियां बेची। रेनॉल्ट ने कभी क्विड और ट्राइबर जैसी बजट कारों से धूम मचाई थी, लेकिन अब भारतीय बाजार सस्ती कारों के दौर से बाहर निकलकर दमदार और सुरक्षित कारों के दौर में प्रवेश कर चुका है। रेनॉल्ट के पास आज के ट्रेंड के हिसाब से कोई ऐसी बड़ी एसयूवी नहीं है जो लोगों को अपनी ओर खींच सके, और यही उनकी घटती बिक्री का मुख्य कारण है। सूची में 10वें स्थान पर जर्मनी की फॉक्सवैगन नजर आती है, जिसकी कुल बिक्री 3481 यूनिट्स रही। फॉक्सवैगन की गाड़ियां चलाने में जितनी शानदार और सुरक्षित होती है, उनके रखरखाव और सर्विस का खर्च उतना ही अधिक होता है। यही वजह है कि एक बड़ा तबका आज भी इन गाड़ियों को खरीदने से हिचकिचाता है। 9वें स्थान पर होंडा खड़ी है, जिसकी बिक्री 55,678 यूनिट्स रही। होंडा का नाम कभी रुतबे की पहचान होता था, लेकिन एसयूवी के दौर में उनकी एलिवेट ने कोशिश तो बहुत की, पर वो लहर पैदा नहीं कर पाई जो होंडा सिटी ने अपने जमाने में की थी। 8वें नंबर पर एएमजी मोटर है, जिसने 64,551 गाड़ियां बेचकर अपनी स्थिति को स्थिर रखा है। एएमजी ने तकनीक और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिससे वे बाजार में टिके हुए हैं। 7वें पायदान पर स्कोडा है, जिसने 67,999 यूनिट्स बेचकर फॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि स्कोडा ने अपनी मार्केटिंग में 5 स्टार सेफ्टी को मुख्य मुद्दा बनाया, जो भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आया। अब हम उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो असली मुकाबले के मुख्य खिलाड़ी हैं और जिनकी बिक्री का आंकड़ा लाखों में है। 6वें स्थान पर किया मोटर्स है, जिसने 2,61,609 गाड़ियां बेची। किया ने बहुत कम समय में भारत में वो मुकाम हासिल कर लिया जो कई कंपनियों को दशकों में भी नसीब नहीं हुआ। उनके आकर्षक डिजाइन और फीचर्स की लंबी लिस्ट ने उन्हें युवाओं का पसंदीदा ब्रांड बना दिया है। 5वें स्थान पर जापान की दिग्गज टोयोटा खड़ी है, जिसने 3,17,423 गाड़ियों की बिक्री के साथ
अपनी बादशाहत बरकरार रखी। टोयोटा ने इलेक्ट्रिक के बजाय हाइब्रिड तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन ग्राहकों को बहुत राहत मिली जो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और चार्जिंग की झंझट दोनों से बचना चाहते थे। इनोवा और फॉर्च्यूनर की आज भी बाजार में ऐसी मांग है कि उनके सामने कोई दूसरा ब्रांड टिक नहीं पाता। अब बात करते हैं उस महामुकाबले की जिसने सबको हैरान कर दिया। चौथे स्थान पर खिसक गई है टाटा मोटर्स, जिसकी कुल बिक्री 5,28,726 यूनिट रही। टाटा ने पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की थी और नंबर 2 तक पहुंच गई थी, लेकिन 2025 में उनकी रफ्तार कुछ धीमी हुई। इसका सबसे बड़ा कारण उनके पेट्रोल इंजन में रिफाइनमेंट की कमी और सर्विस सेंटर पर ग्राहकों का खराब अनुभव रहा है। टाटा को मात्र 736 गाड़ियों के बेहद मामूली अंतर से पीछे छोड़ते हुए हुंडई तीसरे नंबर पर काबिज हुई, जिसकी बिक्री 5,29,462 यूनिट रही। हुंडई ने सही समय पर नई क्रेटा और सुरक्षा फीचर्स को अपडेट करके अपना खोया हुआ स्थान वापस पाने की कोशिश की, लेकिन वे भी दूसरे नंबर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दूसरे नंबर पर इस साल का सबसे बड़ा बाहुबली बनकर उभरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने 5,74,657 गाड़ियों की बिक्री के साथ एक लंबी छलांग लगाई और हुंडई को करीब 5,000 गाड़ियों के बड़े फासले से पीछे छोड़ दिया। महिंद्रा की इस सफलता के पीछे उनकी अटूट जिद और केवल एसयूवी पर फोकस करने की रणनीति रही है। उन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता को इतना बढ़ा दिया कि अब ग्राहकों को थार या एक्सयूवी 700 के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। महिंद्रा ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक को अगर दमदार गाड़ी और जल्दी डिलीवरी मिले तो वो किसी भी विदेशी ब्रांड को छोड़कर अपने देसी ब्रांड को गले लगाने के लिए तैयार है। अंत में पहले पायदान पर हमेशा की तरह मारुति सुजुकी का अखंड राज कायम है। मारुति ने 16,27,869 गाड़ियां बेचकर ये साफ कर दिया कि फिलहाल कोई भी उनके आसपास भी नहीं है। मारुति की बिक्री का यह विशाल आंकड़ा टाटा, हुंडई और महिंद्रा की कुल बिक्री को जोड़ने के बाद भी उनसे काफी अधिक रहता है। मारुति ने न केवल सस्ती कारें दी, बल्कि फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा जैसी प्रीमियम एसयूवी के जरिए उस वर्ग को भी साध लिया जो उनसे दूर जा रहा था। साथ ही उनका सीएनजी पोर्टफोलियो आज भी मध्यम वर्ग के लिए सबसे किफायती विकल्प बना हुआ है। 2025 के ये आंकड़े ये संदेश देते हैं कि भारतीय कार बाजार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। यहाँ अब केवल ब्रांड का नाम नहीं चलता, बल्कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, फीचर्स, सुरक्षा और सबसे जरूरी ग्राहक सेवा ही सफलता का रास्ता तय करती है। महिंद्रा का दूसरे नंबर पर आना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने के लिए तैयार है। कंपनियों के बीच की ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अंततः भारतीय ग्राहकों के लिए ही फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि उन्हें अब पहले से बेहतर, सुरक्षित और आधुनिक गाड़ियां मिल रही है। आने वाला समय और भी रोमांचक होगा, क्योंकि अब हर कंपनी अपनी गलतियों से सीखकर 2026 की तैयारी में जुट गई है।